हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को आसानी तरीके से समझ में आ सके। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हिस्ट्री अर्थात इतिहास से लिया गया है और सवाल में हमसे पूछा गया है मेजनी कौन था। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान भाषा में इसका आंसर लिखिएगा कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का युग सेनापति था जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किए थे, जो आगे चलकर नवीन इटली के निर्माण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब आसान भाषा में जानिए कि मेजनी जो था ना, एक साहित्यकार भी था और गणतांत्रिक विचारों का युग सेनापति था। यानी सेनापति के लिए जितने भी गुण एक इंसान में होना चाहिए वो सभी गुण मेजनी में मौजूद था। अब मेजनी क्या किया कि सन 1831 ईस्वी की बात है, उन्होंने एक संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम पड़ा यंग इटली नामक संस्था, जो आगे चलकर क्या किया कि इटली के एकीकरण में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। आइए जान लेते हैं कि जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उसमें ऑस्ट्रिया कौन ऐसा काम किया जिसकी भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बात है 1806 ईस्वी की, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया, जिससे जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। दोस्तों, 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट, जो जर्मनी के बहुत ही बड़े तनाशाह तथा शासक थे, इन्होंने क्या किया कि जर्मन क्षेत्रों को जीतकर और जर्मन राइन राज्य का निर्माण कर दिया। अब जैसे ही जर्मनी के सभी जर्मन क्षेत्रों को जीतकर और जर्मन राइन राज्य का निर्माण जैसे नेपोलियन बोनापार्ट करते हैं ना, उसी के तत्पश्चात जर्मनी के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय होने लगा, जिससे क्या हुआ कि जर्मनी में रहने वाले तमाम लोग एकीकरण के लिए लालायित होने लगे, उत्साहित होने लगे। किंतु दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब कहते हैं ना, मान लेते हैं कि एक घर में अगर 4 व्यक्ति है तो बहुत बार ऐसा होता है कि 3 व्यक्ति कोई काम को सपोर्ट करता है लेकिन एक व्यक्ति कुछ काम को सपोर्ट नहीं करता है। सेम टू सेम वही हुआ था जर्मनी में कि जर्मनी के एकीकरण के लिए लगभग सभी लोग इसके समर्थन में थे कि हाँ, जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। किंतु दक्षिण जर्मन के कुछ लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जिसे क्या किया कि ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो निभाई गई भूमिका थी ना, वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में अगला सवाल जानिए खूनी रविवार क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये भी सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान भाषा में हमेशा के लिए जान लीजिए कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जार किसको कहते हैं तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। बात है 9 जनवरी 1905 की, जब रूस की जितनी भी जनता थी वो रोटी देने वाला एक नारा था कि रोजी रोटी देने वाला एक नारा था। उसी नारा को कहते कहते रूस के शासक के महल की ओर अर्थात जार की महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और हजारों मजदूर घायल हुए थे। यह घटना रविवार को हुआ था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जितने भी जनता थे अपने रोटी पाने के लिए एक नारा लगाते हुए रूस के महल की ओर जा रहे थे। अब रूस के महल के यानी जार के महल की ओर जितने भी वहाँ पे सैनिक उस महल की रक्षा करते थे, उनको लगा कि ये सभी जनता विद्रोह करने के मूड में आ रहा है, तो उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पे लगातार बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसाने का काम किया करते थे, जिसमें कई हजार मजदूर जो थे वो मारे गए और कई ऐसे हजारों मजदूर थे जो घायल हुए। और ये जो घटना हुआ था ना, ये पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल काफ़ी ही मज़ेदार है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें। और बहुत ही एक ताज्जुब की बात है कि जब हम मैट्रिक एग्ज़ाम 2016 में यहाँ पे दिए हुए थे तो उस समय भी ये सवाल हमको देखने को मिला था कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखिए, यानी कार्ल मार्क्स का जीवन सिद्धांत क्या क्या है। आसान भाषा में जानिए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो सन 1818 ईस्वी में जर्मनी राइन प्रांत के मेघवा नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। आप बोलेंगे सर 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो जान ही लीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मनी राइन प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था, यानी रूस और मॉन्टेस्क्यू के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किए हुए थे। उसके बाद में आता है कि जिनके कारण क्या हुआ कि जो कार्ल मार्क्स थे ना, वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए, यानी आगे बढ़े। अब बात करते हैं, उन्होंने 1868 ईस्वी में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। अब जिसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, आइए हम आप सभी को सिद्धांतों की परिचय देते हैं। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक सिद्धांत, जिसे हम सभी भौतिकवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा दोस्तों सिद्धांत का नाम है वर्ग विहीन का सिद्धांत, जिसे राज का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद में आता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उसके बाद में आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल का सलूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला सवाल है ना, ये है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित। बोला गया कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के मैट्रिक एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि हिंद चीन में क्या, हिंद चीन का जो अर्थ है ना वो क्या होता है। आसान भाषा में जानिएगा कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है। यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को जब एक साथ जोड़ेंगे ना तो इससे बना जो शब्द होता है उसे ही हिंद चीन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वियतनाम और लाओस की। तो वियतनाम और लाओस पर अगर आधिपत्य की बात करते हैं तो उस पर चीन का अधिकार था, और कंबोडिया जो था ना वो भारत अर्थात हमारे देश भारत का प्रभाव में था। अगला सवाल है कि लेनिन की नई आर्थिक नीतियों को लिखें, या लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। काफ़ी ही मज़ेदार सवाल है और मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई, रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योग के वस्तुओं में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी ही मजबूत हो गई। अब आसान भाषा में जानिए कि बात है सन 1921 ईस्वी में जब लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नई आर्थिक नीति अपनाए थे। अब इसके अनुसार ये नई आर्थिक नीति में क्या था कि दोस्तों, नई आर्थिक नीति के अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई कि आप अपना सीमित संपत्ति, सीमित संसाधन रख सकते हैं। रेलवे और बैंक उस समय रेलवे और बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, वे निजीकरण था। आमतौर पे निजी लोग रेलवे और बैंकों का संचालन किया करते थे। लेकिन जैसे लेनिन के द्वारा नई आर्थिक 1921 ईस्वी में नीति लाई गई तो उसके अनुसार रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। चर्च की जो संपत्ति थी वो भी जब्त कर ली गई। अब जाहिर सी बात है, इसमें अपना अगर पूरा कमांड कोई साझा कर लेगा ना तो उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी ही वृद्धि होगा, और जब उद्योग के उत्पादन में, वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी जब वृद्धि होगा ना तो जाहिर सी बात है उस देश की जो स्थिति है ना वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसी प्रकार से रूस की जो दयनीय स्थिति थी उसके दयनीय स्थितियों का समाधान हो गया और रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। अगला सवाल, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। यही सवाल को मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। तो आसान भाषा में बनाइएगा कि जिनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में साम्यवादी एवं अमेरिका के बीच में हुआ था। फिर से जानिए, जिनेवा जो समझौता है ना ये सन 1954 ईस्वी में हुआ था, और किन दो देशों के बीच हुआ था तो साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था। अब इस समझौता के फलस्वरूप क्या हुआ कि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। एक का नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम, जहां साम्यवादियों की सरकार बनी, और दूसरा का नाम पड़ा था दक्षिणी वियतनाम, जहां पे अमेरिकी संबंधित पूंजीपतियों की सरकार बनाई गई थी।
अगला सवाल जान लीजिए कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। तो आसान भाषा में बताइएगा कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका बार बार बम बारूद के विस्फोट से इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को 3 तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। अब आइए बता देते हैं आसान भाषा में। तो दोस्तों, हो ची मिन्ह मार्ग का अर्थ ही होता है एक प्रकार का भूल भुलैया, एक ऐसा घर जो एक रास्ते से आप अगर जाते हो उसे प्रवेश करते हैं तो उसमें से आपको निकलने का रास्ता ही नहीं हो, तो वैसे घरों को भूल भुलैया घर कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया था जो लाओस से होते हुए लाओस कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। अब जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती रहती थी। अब अमेरिका क्या किया कि हो ची मिन्ह यानी हिंद चीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए कई बार इसे नष्ट कर देता था लड़ाई करने के लिए, किंतु वियतनामी इतने ज़्यादा नॉलेजेबल थे ना कि तुरंत उसकी मरम्मत रातों रात कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को 3 तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौट पड़ा था। अब आ रहा है हमारे ज़िला पूर्वी चंपारण से बहुत ही मज़ेदार सवाल जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोस्तों, आसान भाषा में जानिए कि चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन है ना, वो चंपारण के नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित है। अब उनका दयनीय स्थिति किस प्रकार से था, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेज जो थे ना, वो किसान से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। यानी अंग्रेजों का कहना था कि प्रत्येक चंपारण वासी चंपारण किसानों को नील की जो खेती है ना, जिससे आप लोग गंजी रंगते हैं, उनका खेती करना अनिवार्य है। जो नहीं करेगा उस सजा भुगतता था। दूसरी ओर क्या होता था कि बागान मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः गांधी जी ने सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। और इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन थी ना, ये हिंदुस्तान के, अगर सत्याग्रह की बात करते हैं, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाला प्रथम जनवादी आंदोलन था ना, ये पूर्वी चंपारण में हुए आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को ही कहा जाता है। अब आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो कहिएगा कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का जो संबंध है वो चंपारण के किसानों से के आर्थिक दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज चंपारण के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे उनके ज़मीन जो थे ना, वो बंजर हो जाते थे। दूसरी ओर बागान के मालिक ने लगान में काफ़ी ही वृद्धि कर दिया था, जिसके अनुसार जो किसान थे ना, कर्ज के बोझ से लदे हुए थे तथा काफ़ी ही ज़्यादा परेशान थे। अतः राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे और चंपारण आकर उन्होंने पूर्वी चंपारण जिले से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नहीं बल्कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी इसे कर सकते हैं या नील किसानों की आंदोलन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। और यही वो आंदोलन है जो ब्रिटिश सरकार का नींव जो था वो हिला कर रख दिया था। उसके बाद में इस क्वेश्चन से संबंधित मैट्रिक एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं वो जान लीजिए। बोला जाता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। आप बताइएगा कि सर 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी ने चलाया था। महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे, तो वैसे स्थिति में बता दीजिएगा कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से चंपारण आए थे और किसानों की दयनीय स्थिति का समाधान भी करवाए थे। उसके बाद में अगला सवाल पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है और सवाल में पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। आइए जान लेते हैं राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आप एग्जाम के पेपर में लिखिएगा कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला होते हैं चुनाव में भाग लेना। उसके बाद में जो राजनीतिक दलों के दूसरा कार्य होते हैं ना, वो होते हैं बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना, सरकार पर दबाव बनाए रखना। आसान भाषा में जान लीजिए राजनीतिक दल के जो प्रमुख कार्य होते हैं ना, तो सबसे पहले राजनीतिक दल क्या करता है कि चुनाव में भाग लेता है। अब चुनाव में भाग लेगा, उसके बाद में क्या करेगा, बहुमत प्राप्त करेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा। और जाहिर सी बात है जब बहुमत प्राप्त करेगा जो भी राजनीतिक दल, वही सत्ता का संचालन भी करेगा।
अब जैसे ही सत्ता का जब संचालन करेगा, सत्ता हासिल करेगा, कुर्सी पर बैठेगा, तो क्या करता है, लोकमत का निर्माण करता है। कौन? तो राजनीतिक दल। लोकमत का जैसे निर्माण होता है उसके बाद में लोक कल्याणकारी योजना बनाना, यानी राजनीतिक दल, लोक का मतलब होता है सभी लोग, कल्याणकारी यानी सभी लोगों के कल्याण के लिए तरह तरह के योजना बनाना, नीति कानून बनाना और उसे कार्यान्वित करना, यानी उसको निभाना भी। उसके बाद में रोमन नंबर 5 में लिखिएगा कि सरकार पर दबाव बनाए रखना। राजनीतिक दल में वो पावर होती है, वह ताकत होती है जो सरकार पर दबाव बनाए रखती है और सरकार को तनाशाह बनने से भी रोक देती है। अब अगले सवाल के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर वह कौन ऐसा रीजन है, वह कौन ऐसा कारण है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि अब्राहम लिंकन का भी ये कथन था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है कैसे। आगे की वीडियो सीरीज में हम लोग इस क्वेश्चन को भी कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वह कौन ऐसा कारण है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो आप इसका आसान भाषा में आंसर लिखिएगा कि यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यानी इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि राजनीतिक दल ही चुनाव में क्या करता है, अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, अपना उम्मीदवार खड़ा करता है, जो बहुमत प्राप्त करे यानी ज़्यादा वोट प्राप्त कर सत्ता का संचालन करता है। और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यानी वैसा दल जिसको वोट बहुत कम मिलता है, वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है और सरकार पर दबाव बनाए रखता है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है और साथ ही उनके मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। दोस्तों, राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है ना, वो जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वह कौन ऐसा रीजन है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो आप बताइएगा कि यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। जो कैंडिडेट अर्थात उम्मीदवार राजनीतिक दल में खड़ा होते हैं वे बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो सरकार पर दबाव बनाए रखता है ताकि कोई भी सरकार तनाशाह बनने से रोक सके। उसके बाद में राजनीतिक दल ही लोक कल्याणकारी यानी लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है, उसे कार्यान्वित भी करती है तथा जनता की सभी मांगों की पूर्ति के लिए बहुत बार आंदोलन का भी सहारा लेती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो ये दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के सीरीज के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।